फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने टोटल एस सीरीज पढ़ी है। आज पढ़ेंगे हम 9th नंबर सीरीज। जैसे हमने 5th सीरीज में मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़े थे, वैसे ही हम 9th सीरीज में भी क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग रेडी हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। सबने अपना नोटबुक और पेन साथ में रख लिया है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है कि हमने अब तक जो पढ़ा है हमने कितना अचीव किया है, कितना हमने पा लिया है, हमें कितना अभी पढ़ना बाकी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो हमें क्लियर है क्या, पूरा टोटल हमें याद है क्या। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। पढ़ना स्टार्ट करें हम। ओके, क्वेश्चंस आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक क्या आएंगे। पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया। कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया, या फिर कौन से ऐसे दुर्ग थे जिन्हें विश्व विरासत दुर्ग घोषित किया। तो हम सारे दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा दुर्ग है जिसे नहीं घोषित किया गया। हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन इसमें हमारे दिए हुए हैं कि ए ऑप्शन है आमेर है, या फिर जैसलमेर है जिसे घोषित नहीं किया गया। सी ऑप्शन दिया हुआ मांडलगढ़ एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ गागरोन। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मांडलगढ़ जो दुर्ग है इसे विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यही देखेंगे कि कितने ऐसे दुर्ग है जिन्हें विश्व विरासत दुर्ग घोषित किया गया है। तो डिटेल इसमें क्या दी हुई है, हम कैसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक है कि हम याद करेंगे, जैसे ये याद आपको याद करना है, जैसे चीकू, चीकू को याद रखना है। ओके, तो कैसे याद रखेंगे, चीकू नेक्स्ट होता है गाजर, याद रख सकते हो स्टूडेंट, आम अपनी खाने वाली चीज है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ, आम। तो कैसे याद रखेंगे हम इसको, चीकू गाजर आम जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत दुर्ग घोषित किया गया है। तो टोटल कितने दुर्ग हो गए, 6 दुर्ग हैं जिन्हें किसमें दुर्ग है, विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था, 21 जून 2013 को। फ्रेंड्स, कब घोषित किया गया था, 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को विश्व विरासत दुर्ग में घोषित किया गया था। और ये यूनेस्को की कौन सी ऐसी बैठक थी जिसमें इनमें शामिल किया गया। तो कौन सी बैठक थी, वो 37वीं बैठक थी जिसमें इन्हें शामिल किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी बैठक थी जिसमें शामिल किया गया, तो कौन सी थी, 37वीं बैठक थी। और कितने किले शामिल किए गए, तो टोटल कितने किलों को शामिल किया गया था, 6 किले थे जिन्हें शामिल किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम याद कैसे रखें, हमने कैसे याद रखा, चीकू गाजर आम। नॉर्मली हम खाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये नाम तो हम याद रख सकते हैं कि कौन से ऐसे वो हैं दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, चीकू गाजर आम। ची से क्या बना, चित्तौड़गढ़ किला। कू से क्या बना, कुंभलगढ़ किला। कू से कुंभलगढ़। गा से क्या बना, गागरोन। जय से क्या बना, जैसलमेर। और रै से क्या बना, रणथंभौर। एंड आम से क्या बना, आमेर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछे, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो चित्तौड़गढ़ का किला है। और ये क्या है, सबसे बड़ा किला भी है। क्या है, सबसे बड़ा किला भी किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ तो इजीली है कि चित्तौड़ मतलब चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, कुंभलगढ़, जिसे हमें याद रखना है कि कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। नेक्स्ट क्या है, गागरोन का किला, गागरोन कहाँ है, झालावाड़ जिले में। और जो किस श्रेणी में आता है, जल दुर्ग या औद्योगिक श्रेणी में आता है। जैसलमेर का सोनार किला है जो जैसलमेर में स्थित है, और इसे सोनार किला कहा जाता है, और ये विश्व विरासत दुर्ग में शामिल किया गया है। रणथंभौर का किला कहाँ है, सवाई माधोपुर में। याद रखना है स्टूडेंट, आपसे पूछा जाए सवाई माधोपुर का कौन सा किला है, तो कौन सा किला, रणथंभौर का किला। आमेर का किला कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये, आमेर का किला बहुत बार पूछा भी जाता है, और जयपुर जाते हैं तो लोग वहां जरूर जाके आते हैं। ओके, तो आमेर का किला कहाँ स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कितने दुर्गों को शामिल किया गया है, टोटल 6 किलों को यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उनकी कौन सी बैठक थी, 37वीं बैठक थी। याद कैसे रखेंगे हम, चीकू गाजर आम। और जिले आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को, राजस्थान का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कौन सा ऐसा स्मारक है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया। ऑप्शन देखिए, कि तारागढ़ किले को शामिल किया गया, या फिर जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया,
सी ऑप्शन दिया हुआ है कि आमेर की जो हवेलियां हैं उनको शामिल किया गया है, हवा महल को शामिल किया गया। तो कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, बताओ स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, जंतर मंतर जो वेधशाला है वो राजस्थान की सबसे बड़ी वेधशाला है। और जब इतने अब तक जितनी वेधशालाएं बनाई गई हैं उनमें ये क्या होती है, जंतर मंतर क्या है, सबसे बड़ी वेधशाला है। जिनमें हम वेधशालाएं कितनी बनी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है, ये पिक्चर से भी हम देख सकते हैं कि हम जयपुर जा नहीं पाए, जॉब लग जाएंगे उसके बाद जा पाएंगे, तो हम देख लेंगे पिक्चर से कि कैसी दिखती है। तो कैसी दिखती है, ये उसकी शेप है। और जयपुर की जो वेधशाला है क्या है, सबसे बड़ी वेधशाला। अब तक जितनी वेधशालाएं बनी है उनमें क्या है, जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि अब तक कितनी वेधशालाओं का निर्माण हुआ है, तो टोटल कितनी वेधशालाओं का निर्माण हुआ है, 5 वेधशालाओं का निर्माण हुआ है। कहाँ है ये, कौन कौन सी वेधशाला है, उनके नाम क्या है, तो नाम क्या है, जयपुर है एक तो, दूसरा क्या हुआ दिल्ली, एंड थर्ड क्या हुआ उज्जैन, एंड फोर्थ क्या हुआ बनारस एंड मथुरा में। तो टोटल हमने कैसे याद रखा, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, ओके स्टूडेंट, जयपुर। जो जंतर मंतर वेधशाला है ये विश्व विरासत में अपना नाम शामिल करने वाला राजस्थान का पहला है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो 23वां सांस्कृतिक धरोहर, राजस्थान में कौन सा धरोहर है ये विश्व विरासत में शामिल करने वाला पहला, और भारत में अगर देखें तो कौन सा है ये 23वां सांस्कृतिक धरोहर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिले वह जिला कौन सा है जिसमें भर्तृका मेला आयोजित होता है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ भर्तृका मेला आयोजित है, ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि जयपुर में, डी ऑप्शन है भरतपुर जिले में भरता है, अलवर में या दौसा में। बहुत से मेले स्टूडेंट्स हमें इन्हें ट्रिक से याद करना होगा, तो भैंस से क्या बना भर्तृका मेला, और किस जिले में आयोजित होता है, अलवर जिले में आयोजित होता है। और इसकी थोड़ी डिटेल हम देखेंगे तो डिटेल में हमें पता चलेगा कि कैसे याद रखें, कौन से जिले में आयोजित होता है, अलवर जिले में। और कब भरता है, आपसे पूछा जाए कि भरता कब है, कौन सी ऐसी तिथि है, तो हम भैसे भर्तरी और कैसे रखेंगे, भैसे भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, भैसे भर्तरी भैसे भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसका आयोजन किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो कौन से संप्रदाय के जो लोग हैं जिनके द्वारा भर्तरी मेले का आयोजन किया जाता है, तो कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसके द्वारा भर्तरी मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए स्टूडेंट्स। कौन सा मेला है जिसके द्वारा भर्तृ संप्रदाय के लोगों के द्वारा आयोजन किया जाता है, हम बताना है आपको कौन सा ऐसा मेला है जिसके द्वारा भर्तृ मेले का आयोजन किया जाता है, बता सकते हो आप में से कोई। ओके, तो नाथ संप्रदाय के लोग हैं उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो भूमि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, की जो भूमि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाथों की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नाथों की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, भर्तृ का जो मेला है वो सबसे बड़ा मेला है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि मत्स्य क्षेत्र में मेले जो भरते हैं उनमें से सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है, भ्रातृ का मेला जो कहाँ आयोजित होता है, अलवर जिले में आता है। अब आपसे पूछा जाए कि मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो कौन से जिले आते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी जिले जो है वो मत्स्य क्षेत्र में आते हैं। इंस्टेंट अब मैं इसको याद कैसे रखें मैम, तो आप याद कैसे रखोगे, ए से क्या बनेगा बेटा अलवर जिला बनेगा, बी से क्या बनेगा भरतपुर जिले बनेगा, सी से क्या बनेगा करौली, और डी से क्या बनेगा धौलपुर जिला बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको याद कैसे रखेंगे, ए से क्या बनेगा अलवर, बी से क्या बनेगा भरतपुर, और सी से क्या बनेगा करौली, और डी से क्या बनेगा धौलपुर। तो हम याद रखेंगे कि मत्स्य क्षेत्र में 4 जिले शामिल होते हैं, वो कौन कौन से, ए बी सी डी जिले शामिल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य ऐसे नृत्य कौन से हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे कौन से नृत्य हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, तो हमें ऑप्शन देखते हैं हम कि कथक नृत्य किया जाता है या घूमर, या फिर सी ऑप्शन है कच्ची घोड़ी, और डी ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हम इसके अलावा डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से नृत्य हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि गेर नृत्य किया जाता है, इसके अलावा अग्नि, बम, ये क्या जो नृत्य, ये सारे नृत्य जो दिए हुए हैं ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अलग अलग इनके नाम लिखने होंगे, ये पुरुषों के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा, ये युगल, ये सामूहिक। हम ऐसे याद रखेंगे, सबको एक साथ याद करेंगे तो क्या हम भूल जाते हैं, तो हमें अलग अलग याद करेंगे और अपनी ट्रिक बना के याद करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कौन सा दुर्ग है, कागरोन दुर्ग है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी है कि जल दुर्ग को ओदुक दुर्ग भी कहते हैं। तो हम ये याद रखना है कि ओदुक दुर्ग की श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है। तो ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। बी ऑप्शन दिया हुआ गागरोन दुर्ग है। सी ऑप्शन क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। डी ऑप्शन क्या दिया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ में स्थित है और ये क्या कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल मतलब ये आसपास, जल से हम देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि आसपास में जल होगा, इसके आसपास में, इस कारण जलक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो हम डिटेल देखिए, ये क्या है, गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग है। स्टूडेंट्स, कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। तो मतलब ये तो हमने करेक्ट पढ़ा ही था कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब पानी है आसपास। तो ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आ गया, जल दुर्ग की श्रेणी में आ गया। यहाँ स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कालीसिंध और आहू नदियां हैं, वो आपस में कालीसिंध की आहू नदी जो होती है उसके संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कालीसिंध की जो आहू नदी है उसके संगम पर स्थित है। ओके। आपसे पूछा जाए कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, गागरोन जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, नरेश विजलदेव के द्वारा गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किस जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। स्टूडेंट्स, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। स्टूडेंट्स, कहाँ स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि संत पिपाजी की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, कौन से जिले में है, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जल दुर्ग को क्या कहते हैं, ओदुक दुर्ग भी कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, दुर्ग जो होता है वो चारों तरफ से पानी से क्या हुआ था, घिरा हुआ रहता है। गागरोन दुर्ग के अलावा चित्तौड़गढ़ का एक दुर्ग है जो उज्जाल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो वो कौन सा दुर्ग है, वो है भेसोरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है स्टूडेंट्स, वो भेसोरगढ़ दुर्ग है जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। कोटा जो राज्य प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन हम देखेंगे कि 1930 में हुई। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कब हुई। ओके। तो 1928 में हुई, 1935 में हुई या 1938 में। तो कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1938 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन कोटा प्रजामंडल जो होते हैं उससे रिलेटेड एक दो ही क्वेश्चन आता है। ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कब हुई और किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि के द्वारा की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, अबिन हरि थे जो कोटा में राष्ट्रीयता के क्या थे, जनक थे। स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा में राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, जो कोटा राज्य प्रजामंडल से रिलेटेड है। तो कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा है जो कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित है और ये कोटा में राष्ट्रीयता के क्या है, जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बटन की हत्या हुई। कौन सा ऐसा स्थान था जिस पर मेजर बटन की हत्या हुई थी। स्टूडेंट्स, हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी हमारे सेशन हुए, हमने हर सेशन में एक या दो क्वेश्चन पढ़े हैं। तो कब हुई थी, 28 मई को स्टार्ट हुई थी। कौन सी छावनी से हुई थी, नसीराबाद एरिनपुरा से। और संघनाद कहाँ बजा था, एरिनपुरा छावनी में बजा था। मेजर बटन की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन इसमें हमारे क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, कोटा में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जोधपुर जिले में। एंड सी ऑप्शन क्या दिया हुआ, नसीराबाद में। ए एरिनपुरा में। तो स्टूडेंट्स क्या है, नसीराबाद भी इससे रिलेटेड है, एरिनपुरा भी इससे रिलेटेड है और ये क्या है, बी जोधपुर भी रिलेटेड। तो कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ मेजर बटन की हत्या हुई, तो कौन सा स्थान था, कोटा ऐसा स्थान है जहाँ मेजर बटन की हत्या हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा स्थान है, कोटा ऐसा स्थान है जहाँ मेजर बटन की हत्या हुई। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ओके। एक तो यह आता है कि कोटा का जो आंदोलन था वो प्रथम क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन था। आपसे आंदोलन दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो 1857 का आंदोलन था जो था वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कौन सा ऐसा जगह थी जहां से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, आगरा से हुआ था या फिर दिल्ली से हुआ था या झांसी से हुआ या मेरठ से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी, मेरठ से क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। एंड एक ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 1857 के विद्रोह हमें क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण हमें 1857 का विद्रोह करना पड़ा। तो ऑप्शन देखेंगे हम कि
आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसके द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन है कि साम्राज्यवादी शोषण की नीति, कि शोषण की नीति को लागू कर दिया, तो ये भी क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन है चब्बी वाले कारतूसों का मामला। तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार तो थी उसके द्वारा चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका यूज किया जाने लगा, जिसके कारण 1857 का विद्रोह करना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। वो क्या है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? ऐसा कौन सा वर्ष था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हुआ? 1847 में, 1857 में, 1867 में या फिर 1835 में? ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? स्टूडेंट्स, भील आंदोलन आते ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था भील आंदोलन से रिलेटेड, वो क्या था, भूमट भील आंदोलन। उसमें क्या पूछा गया था कि भूमट भील आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भूमट भील आंदोलन को? एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें किसका महत्वपूर्ण सहयोग रहा था? कौन से ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने इनको एक ही आंदोलन के कारण रहा था, लोगों को एकता रखी, एक जगह इकट्ठा करके रखा? तो कौन थे? वो राणा पूंजा थे। और राणा पूंजा का नाम आते ही ये किससे रिलेटेड थे? इसके अलावा इन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। किस युद्ध में किया था? हल्दी घाटी युद्ध में किया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? कौन थे जो भील आंदोलन के प्रेरणा थे? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं इसमें कि मोतीलाल तेजावत थे या फिर गोविंद गिरी थे या भोगीलाल पांड्या थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? भील आंदोलन के प्रेरणा गुरु गोविंद गिरी थे। भील आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? गुरु गोविंद गिरी थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो स्टूडेंट्स, हवा महल का नाम आते ही हमें याद रखना है कि हवा महल जो कहाँ स्थित है? राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है हवा महल? जयपुर जिले में स्थित है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो किसने बनाया था हवा महल? ए ऑप्शन दिया हुआ राजा मान सिंह ने, बी ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह ने, एंड सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, एंड किसने बनाया था? डी ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह ने। तो हवा महल का निर्माण किसने कराया था स्टूडेंट? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम डिटेल से देखते हैं हवा महल कैसा दिखता है। ये क्या है? हवा महल की शेप है। कैसा दिख रहा है ये आपको? एक मुकुट के समान दिख रहा है ना? ऊपर से कैसा है? एक मुकुट के समान है। ओके स्टूडेंट्स, कैसा है ये? एक मुकुट के समान है। ओके, एक राज मुकुट के समान है। और किस वास्तुकार ने बनाया था ये? लाल चंद उस्ता के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया हवा महल? लालचंद उस्ता के द्वारा डिजाइन किया गया। बनाया किसके द्वारा गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया। लेकिन ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना आपको, लालचंद उस्ता के द्वारा डिजाइन किया गया। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा तो बनाया गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था? 1799 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1799 में बनाया गया था। स्टूडेंट्स, इसमें टोटल कितनी मंजिल? आपसे हवा महल की मंजिलें पूछे जाए तो कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो कितनी मंजिलें हैं इसमें? टोटल 5 मंजिला इमारत है। झरोखे पूछे जाएं तो काउंट करना बहुत मुश्किल है, आपको याद रखने होंगे। और टोटल कितने हैं? 953 953 झरोखे हैं। इसकी शेप ये देखिए, मधुमक्खी जैसे छत्ता डालती है उसकी तरह इसकी शेप है। इसके कारण क्या होता है? इसकी झरोखे हैं, इसकी खिड़कियां हैं, इसके कारण क्या होता है? इसे प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महल है राजस्थान का जिसे प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है? तो कौन सा महल है जिसे प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है? आपको बताना है स्टूडेंट्स, कौन सा महल है जिसे प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है? तो हवा महल जो है उसे क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ विड्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े थे जहां मैंने आपको बताया था कि किसने की थी। ये नहीं पढ़ा था हमने कब हुई थी, बट ये पढ़ा था किसने हुई थी। तो बताना आपको किसने की थी, कब हुई थी स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1489 में, एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है 1488 में, डी ऑप्शन दिया 1484 में, एंड डी ऑप्शन क्या है? 1480 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1488 में की कब की गई थी? बीकानेर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फिर से बताइए, किसके द्वारा की गई थी जय बीकानेर की स्थापना? तो राव बीका के द्वारा की। राव बीका कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा कहाँ के शासक थे? तो राव जोधा जो थे वो जोधपुर के शासक थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए कि कुंभलगढ़ है, जेसर है, सूरतगढ़ है या फिर डी ऑप्शन बिदासर है। तो जेसर और सूरतगढ़ दोनों क्या है? कृषि फार्म है। लेकिन बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना। तो सूरतगढ़ कृषि फार्म जो होता है वो एशिया का भी सबसे बड़ा है और राजस्थान का भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ओके स्टूडेंट, हम डिटेल से देखते हैं कि ये कौन से जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में? दोनों ही कहाँ स्थित है? गंगानगर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? दोनों ही कहाँ स्थित है? गंगानगर जिले में। ओके, ये सबसे बड़ा है। ये दूसरा जेसर क्या है? दूसरा कृषि फार्म सबसे बड़ा है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से कृषि फार्म है जो यांत्रिक कृषि फार्म की श्रेणी में आते हैं, तो कौन से कृषि फार्म है जो यांत्रिक कृषि फार्म? सूरतगढ़ कृषि फार्म और दूसरा क्या है? जेसर यांत्रिक कृषि फार्म। अब से ये पूछा जाता है कि इनका क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है जिसके कारण इन्हें कहा जाता है। तो पहले का कितना है? 12,410। स्टूडेंट्स आपको एक का याद रखना है, दूसरे को हम याद रख लेंगे 140 कर देंगे इसका। 12,410 है तो 140 140 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्थापना कब हुई थी? तो पहले बड़ा है तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी सूरतगढ़। दूसरा क्या? 1962 में हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आएगी कि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ऐसी कौन सा जिला है जहां सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनका तिरछापन पड़ता है? ऑप्शन हम देखेंगे कि धौलपुर जिला है या बांसवाड़ा जिला है या फिर सी ऑप्शन जैसलमेर जिला है या डी ऑप्शन। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला जो है वहां पे क्या होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। क्या रीजन होता है जिसके कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है? स्टूडेंट्स हमें ये बताना कि क्या रीजन होता है। इसका रीजन होता है कि जब कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जब हमारे लास्ट जिले होते हैं पश्चिम से होकर की दक्षिण से होकर जाती है, तो उसमें क्या होता है? सबसे दूर जिला कौन सा होता है? गंगानगर जिला होता है। कौन सा जिला होता है? गंगानगर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा होता है? गंगानगर जिला होता है। आइए हम कौन से डे होता है जिसके दिन देखते हैं कि तिरछापन होता है, तो कौन सा जिला है? कौन सा डे होता है? 21 जून होता है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा दिन होता है? 21 दिन होता है। जिस दिन क्या होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन जो होता है सर्वाधिक कौन सा होता है? गंगानगर होता है। आपसे पूछा जाए कि अगर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित तो गंगानगर, लेकिन सबसे पास में स्थित कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला कौन सा है स्टूडेंट्स? बांसवाड़ा जिला है। इसमें भी सूर्य की किरणों का क्या होता है? जैसल गंगानगर में तो क्या होता है? तिरछापन होता है, लेकिन बांसवाड़ा जिला जो होता है वो कर्क रेखा की क्या होता है? सबसे नजदीक होता है। इसमें क्या होता है? सीधा व लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं 21 जून को, तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें तिरछापन होता है? तो श्री गंगानगर जिला। सीधी कौन से जिले में पड़ती है? तो वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टूडेंट्स हमने पहले हमारे सेशन में हमने पढ़ा है कि ताल छापर झील कौन से जिले में स्थित है। वहां मैंने आपको बताया था कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, तो कौन सा जिला है? चूरू जिला है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी बताया था। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, आपको बताना कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं, उड़न गिलहरी के लिए या फिर चौसिंगा के लिए या काले हिरणों के लिए या फिर जंगली मुर्गे के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि अन्य कौन से जिले हैं जो अभ्यारण्य हैं जो प्रसिद्ध है। ओके, ये हमने देखा था कि चूरू जिला जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो किसके लिए? शेर या चीता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य, जो कौन से जिले में स्टूडेंट्स? अलवर जिले में। स्टूडेंट याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि कोटा का जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा का अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ओके, आपसे पूछा जाए कि जंगली मुर्गे कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जहाँ ये आया राजस्थान में ताल छापर, वहां आपसे पूछा जाता है कि माउंट आबू का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली जो मुर्गे होते हैं उनके लिए क्या प्रसिद्ध होता है? ये माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंता पावर प्लांट किस प्रकार का प्लांट है? जो अंता पावर प्लांट है वो कैसा प्लांट है? ऑप्शन में हम देखेंगे कि अंता पावर प्लांट जो है वो किस प्रकार का प्लांट है। तो ऑप्शन हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि वो गैस कोयले प्रकार का प्लांट है या फिर गैस प्रकार का प्लांट है या आणविक प्लांट है या फिर कैसा है? वाटर प्लांट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अंता पावर प्लांट जो किससे रिलेटेड है? गैस से रिलेटेड है। अंता पावर प्लांट किससे रिलेटेड है? गैस से रिलेटेड है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने बी किया है
उनका करेक्ट आंसर है, उनको 1 मार्क मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो वर्षा जो होती है वहां सर्वाधिक होती है? तो हम ऑप्शन देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि सिरोही जिला है, या फिर कोटा जिला है, या चित्तौड़गढ़ जिला है, एंड डी ऑप्शन क्या है, झालावाड़ जिला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़ जिला जो है वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। अब से ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा तो झालावाड़ जिले में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? तो कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है जो वहाँ क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। शुष्क एरिया है वो, वहाँ वर्षा क्या होती है, सबसे कम होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? संविधान ने ये कहा कि एक न्याय व्यवस्था होगी जो न्याय करेगी, तो उच्च न्यायालय होगा। तो ये पूछा जाए कि उच्च न्यायालय कौन से जिले में, तो कौन से जिले में, जयपुर में। इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो वो कहाँ है, जयपुर में। उच्च न्यायालय क्या है स्टूडेंट, सॉरी, जोधपुर में, और खंडपीठ कहाँ है, जयपुर जिले में स्थित है। अब वर्तमान में अगर करंट में पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन है, श्री इंद्रजीत महाती। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है, बी करेक्ट आंसर होगा। बी अनुच्छेद हमारा करेक्ट होगा कि अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214। स्टूडेंट्स याद रखना है, स्टूडेंट्स काफी बार क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? स्टूडेंट्स हमें माइंड में, हमें मैप को ऐसी पिक्चर बना के रखना है कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो हमें नाम आते ये याद रखना है कि 12 जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। ऑप्शन देखे बिना ही कितने जिलों से लगती है, 12 जिले, 2 जिलों से 12 की सीमा लगती है। तो ऑप्शन हमने देखा, तो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं कि 2 दिए हुए हैं, तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, अब हम मैप में देखते हैं कि कौन से जिले की सीमा कहाँ कहाँ लगती है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये कौन सा जिला है, 12 जिला है। ये कौन सा जिला है, 12 जिला है। ओके, तो इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, ये हमें शो हो रहा है कि 12 जिले की सीमा जो है वो 2 जिलों से लगती है। तो वो कौन से जिले हैं, कोटा और झालावाड़ जिले जिनकी सीमा लगती है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध जिला है पाली, जिसकी पूछे जाए आपको किसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है? तो कौन सा जिला है, पाली जिला है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के समय लागू किया गया? ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके में क्या हुआ, दल के द्वारा स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा? इसलिए हमने अभी तक चौथी, पांचवी और छठी विधानसभा के बारे में पढ़ा था। पांचवी में हमने क्या पढ़ा था कि विधानसभा का कार्यकाल 5 ईयर का होता है, 5 ईयर प्लान होता है, लेकिन हमें उसका समय बढ़ाना पड़ा था। रीजन हुआ था जिसके कारण हमें उसका शासन बढ़ाना पड़ा, इसके कारण आपातकाल घोषित हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब छठी जो विधानसभा थी उसमें हमें ये पूछा गया था कि ये किस कारण करना पड़ा। इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था कि विधानसभा जो थी वो बीच में ही भंग करनी पड़ी, पूरा 5 ईयर प्लान हो ही नहीं पाया, उससे पहले बीच में भंग करनी पड़ी और चुनाव करवाने पड़े। तो 2 हमने कंप्लीट किए। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि कौन सी ऐसी विधानसभा थी जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि करेक्ट कौन सा होगा। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि चौथी विधानसभा के दौरान, या फिर सातवीं विधानसभा, या फिर आठवीं विधानसभा के दौरान, या 10वीं विधानसभा के दौरान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथी जो विधानसभा थी उस दौरान राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फ्रेंड्स याद रखना है कि कौन सी विधानसभा थी जिस दौरान राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो चौथी विधानसभा के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कब था? समय क्या हुआ, जब विधानसभा बनाएगी तो पहला जो समय था वो कितने काल तक रहा और कितने वर्षों तक रहा और उसका टाइमिंग क्या था? तो हमने ये तो ऑप्शन में ही देख के बताएंगे, या फिर आपको याद होगा, रिमेम्बर होगा तो आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1952 से 1957 में, डी ऑप्शन है 1951 से 1956 में, एंड सी ऑप्शन क्या दिया, 1954 से 1959 का काल रहा, या फिर डी ऑप्शन है 1953 से 1958 का काल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1952 से 1957 का जो काल है वो विधानसभा का प्रारंभिक काल है। पहली जो विधानसभा बनाएगी तो उसका प्रारंभिक काल क्या था, 1952 से 1957 का काल था। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है?
कि राजस्थान को जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है? कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है, या फिर राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, एंड डी ऑप्शन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? राजस्थान के लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप जितना हो सके चैनल को सेव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में क्या बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे मेरा न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जिसको भी किसी क्वेश्चन से या फिर अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, हमने देखा कि थॉमस एडिसन ने क्या कहा था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करोगे तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। स्टूडेंट, आप मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे और आपकी लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल।